हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के बारे में जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस परिमेय क्या है और इसे सिद्ध करें यानी कि प्रमाणित करें। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना गॉस परिमेय क्या है। तो गॉस परिमेय क्या है, ध्यान समझो। किसी बंद सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स पाई, मतलब किसी बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। बहुत आसान में बताएंगे, बहुत छोटा बताएंगे, कम टाइम में बताएंगे। ठीक है, सारा चीज समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लिख लिया ना। क्वेश्चन क्या है, गॉस परिमेय क्या है, इसे सिद्ध करें। ठीक है, तो गॉस परिमेय क्या है, किसी बंद सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई, यानी किसी बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी कि बंद सतह संबंध विद्युत फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसे गॉस का परिमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान समझो। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बंद सतह है। क्या है, बंद सतह। और बंद सतह किसी भी आकार एवं आकृति का ले सकता है। जो गॉस परिमेय होता है किसी भी आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। मतलब गॉस परिमेय हमेशा बंद सतह के लिए लागू किया जाता है। किसके लिए लागू किया जाता है, बंद सतह। और वह बंद सतह किसी भी आकार एवं आकृति का हो सकता है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बंद सतह है। मान लो इस बंद सतह गोला ले लिए। ठीक है, इस बंद सतह के अंदर मान लो क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश से क्या होगा, यहाँ से प्लस क्यू आवेश से यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, है ना। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋण आवेश में जाकर समाप्त हो जाती है। और किसी बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इस बंद सतह से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स मतलब किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। एक्चुअली तो किसी सतह के लंबवत दिशा में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो गॉस परिमेय क्या कहता है, किसी बंद सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स, यानी किसी बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फाई बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया। तो इस बंद सतह संबंध विद्युत फ्लक्स कितना है, बोलो फाई है। और इस बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश कितना है, बोलो क्यू के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। उसे गॉस का परिमेय कहा जाता है। तो गॉस का परिमेय यानी कि फाई इक्वल टू हो गया Q/ε0। Q/ε0 समझ में आ गया। बंद सतह जो है, देखो गॉस परिमेय हमेशा बंद सतह में लागू किया जाता है। कहाँ, बंद सतह में लागू किया जाता है। और वह बंद सतह किसी भी आकार एवं आकृति का हो सकता है। मान लो जैसे हम यहाँ पर एक बंद सतह ऐसा ले लिए, इस बंद सतह के अंदर मान लो Q1 Q2 Q3 आवेश रखा गया है। तो इस बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं से अगर यहाँ आवेश रखा गया है तो इस सतह से विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकलेगी मे भी। और इस सतह से जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी यानी कि सतह से जितना विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उसे विद्युत फ्लक्स कहेंगे फाई। और इस बंद सतह संबंध विद्युत फ्लक्स फाई, इस बंद सतह संबंध विद्युत फ्लक्स फाई बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश को क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। उसे गॉस का परिमेय कहते हैं। तो फाई इक्वल टू हो गया यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और बाई ε0। ठीक है, कभी कभी बुक में ना ऐसा लिखा रहता है, यहाँ सिग्मा लिखा है। सिग्मा मतलब कुल आवेश, Q और बाई ε0, तो ये भी लिखा रहता है। तो ये हमारा क्या है बोलो, गॉस परिमेय। हमको ये इक्वेशन याद रखना है कि इस बंद सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश कितना है, Q के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। मतलब हम लोग इस चीज को प्रूव करने वाले हैं। और एक चीज याद रखना, किसी सतह संबंध विद्युत फ्लक्स फाई का फॉर्मूला तो फाई इक्वल टू होता है EdS cos थीटा होता है। ये होता है किसी छोटे सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स। ठीक है, किसी छोटे सतह संबंध विद्युत फ्लक्स कितना, फाई इक्वल टू EdS cos थीटा। अगर वो सतह बड़ा हो तो बड़े सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन EdS cos थीटा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, फाई इक्वल टू EdS cos थीटा का मतलब छोटे सतह संबंध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू EdS cos थीटा, बड़े सतह संबंध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EdS cos थीटा। और अगर वो सतह बड़ा भी हो और बंद भी हो तो लिखते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन होल EdS cos थीटा, EdS cos थीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जगह चाहो तो ये भी पुट कर सकते हो फाई की जगह, जैसे हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। चाहो तो इस फाई की जगह ये भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन होल EdS cos थीटा इक्वल टू Q/ε0। ये भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये सतह बड़ा भी है और बंद भी है, तो फाई की जगह ये चीज लिख सकते हो। तो इसे भी गॉस थ्योरम कहते हैं। तो गॉस थ्योरम का इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया। तो हमको इस इक्वेशन को याद रखना है जो ऊपर वाला, फिर से बता दे रहे हैं। इस बंद सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना के बराबर होता है।
इसे गॉस का परिमेय कहते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे बोलो, प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करके समझा देते हैं। इसको मिटाने दो। चलो अब देखो, मान लो मेरे पास एक बंद सतह, मान लो कि बंद गोला, एक बंद गोला है। इस बंद गोले का मान लो केंद्र O है और त्रिज्या मान लो स्मॉल r है। इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा गया, प्लस क्यू आवेश। देखो ध्यान समझो, अगर इसका प्रॉपर नोट चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां सर्च करना फिजिक्स बाय अमृत सर, वहां थोड़ा ढूंढना पड़ेगा बट सारा मिल जाएगा। एज इट इज जो बोल रहे हैं सब बढ़िया वाला नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, शानदार समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत समझ में आएगा। जो चीज आप पढ़ा रहे हो वहां सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, जाके सर्च कर लेना। देखो तो माना कि, अब देखो प्रूफ कर दे रहा है ना, माना कि मेरे पास क्या है, एक बंद सतह है या फिर बंद गोला है। क्या है बोलो, बंद गोला। गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr², याद रखना। तो माना कि मेरे पास एक बंद गोला है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या r है। इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस गोले के एक छोटा सा भाग लेंगे हम लोग, जिसका क्षेत्रफल मानेंगे वेक्टर ds। तो इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ds इक्वल टू द मोड ऑफ वेक्टर ds, है ना, और इंटू होता है n हैट। n हैट बोलो चाहे n कैप बोलो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ds और इंटू n कैप। n हैट भी बोलते हैं, n कैप भी बोलते हैं। अच्छा, ds क्या है, क्षेत्रफल का मान है, और n हैट क्या है, क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल की दिशा होता है हमेशा सतह के तल के लंबवत दिशा। ये रहा सतह और इसका तल का लंबवत दिशा, ये होगा n हैट की दिशा। ठीक है, तो माना कि एक गोला है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल r है। इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस गोले के एक छोटे से भाग dl, इस गोले के एक छोटे से भाग dl से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, अभी बताएंगे। तो माना कि इस गोला के एक छोटा सा भाग क्या ले लिए बोलो, ds ले लिए, तो इसका एरिया वेक्टर होगा वेक्टर ds इक्वल टू, है ना, मोड ऑफ वेक्टर ds और इंटू n हैट। ये कैसे आया, जैसे ऐसे पढ़ा था, देखो कि अगर कोई वेक्टर a है तो इसको लिखते थे मोड ऑफ वेक्टर a और इंटू a कैप। उसी तरह एरिया वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर ds इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ds और इंटू n कैप। वेक्टर में पढ़े होंगे, तो इसका मान क्या होगा, ds और इंटू हो गया n हैट। ये हो गया क्षेत्रफल का मान और ये क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के तल के लंबवत दिशा में। ठीक है, अब ध्यान समझना, इस गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर मान लो सतह पर एक बिंदु P है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना होगा, तो P बिंदु पर विद्युत तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता होगा E इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ वेक्टर का साइन लगाओगे और यहाँ लिखोगे r कैप। r कैप की दिशा किधर होगा, r कैप की दिशा, तो यहाँ पर अगर एकांक धनावेश पढ़ाओगे, विद्युत तीव्रता मतलब क्या होता है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा इधर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं n कैप। क्या बोलेंगे, n कैप। तो देखो फिर से एक बार और लिख के समझा दे रहे हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना आएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और अगर यहाँ वेक्टर का साइन दोगे तो यहाँ डायरेक्शन देना पड़ेगा, और डायरेक्शन क्या हमारा n कैप है। n कैप की दिशा r हैट की दिशा में ही है, या फिर r कैप n कैप की दिशा में ही है, इस दिशा में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस छोटे से सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, चाहे इसका एरिया वेक्टर लिख लेंगे। तो एरिया वेक्टर ऑफ वेक्टर ds, तो वेक्टर ds का एरिया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ds इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ds और इंटू क्या लिखोगे बोलो, n कैप। यानी कि वेक्टर ds इक्वल टू ds और इंटू क्या लिखोगे बोलो, n कैप। समझ में आ गया। तो दो चीज निकाले हम, शुरू से फिर से बता दे रहे हैं। माना कि एक क्या है, एक बंद गोला है, क्योंकि गॉस परिमेय हमेशा बंद सतह में ही लागू किया है। तो माना कि बंद सतह गोला है, माना कि बंद सतह गोला है जिसका केंद्र O और त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, त्रिज्या स्मॉल r है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना आएगा, इतना आएगा। और इस छोटे से भाग, यानी कि छोटे से भाग ds का क्षेत्रफल सदिश, यानी कि एरिया वेक्टर इतना होगा। क्या बात है, समझ में आया। अब देखो ध्यान सुनो, अब निकालेंगे इस गोले के एक छोटे से भाग ds, बार बार बोल रहे हैं, इस गोले के एक छोटे से भाग dl से संबंध विद्युत फ्लक्स। तो छोटे से भाग ds है ना, dl सॉरी
डीएस से संबंध विद्युत फ्लक्स। तो छोटे से भाग डीएस से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम बताए थे छोटे सतह संबंध विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। कितना होता है बोलो, ई डी एस कॉस थीटा। तो इस गोले के एक छोटे से भाग डीएस से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। यानी कि इसको अगर हम देखा जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस आएगा ना। वेक्टर ई का वैल्यू देखो ऊपर में है, तो लिखोगे फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे है आर कैफ, तो आर कैफ लिखोगे। और वेक्टर डीएस की जगह क्या लिखोगे, डीएस और इंटू एन कैफ। तो क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू क्या लिखोगे, डीएस। ठीक है, और इसको इन दोनों के एक साथ आर कैफ और एन कैफ। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1, याद रखना। तो फाई इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिखोगे डीएस, और इसका वैल्यू क्या हो गया बोलो, 1। यानी कि इस गोले के एक छोटे से भाग या फिर छोटे से सतह वेक्टर डीएस के लिए, ध्यान सुनो, इस गोले के एक छोटे से भाग वेक्टर डीएस, इस गोले के एक छोटे से सतह वेक्टर डीएस से संबंध विद्युत फ्लक्स मेरे पास कितना आया फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू क्या आया बोलो, डीएस। और अगर हम पूरे सतह के लिए निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो पूरे गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो लिखोगे पूरे गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन और होल का साइन लगा दोगे। क्यों, क्योंकि जो भी सतह ये हमारा बंद सतह है, तो इंटीग्रेशन लगा दोगे और क्या लिखोगे, होल, तो और आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और इनटू क्या लिखोगे, डीएस। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, तो क्या होगा, फाई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर बाहर, यहाँ इंटीग्रेशन और इनटू क्या लिखोगे बोलो, डीएस। अब ध्यान समझो, छोटे से सतह का क्षेत्रफल वेक्टर डीएस, पूरे गोले का क्षेत्रफल, अरे छोटा सा गोला का ही नहीं, छोटा सा भाग है, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन डीएस मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल। पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो अगला स्टेप में इधर लिख दे रहे हैं, तो फाई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और इस जगह पे लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई बराबर हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे गॉस का परिमेय कहते हैं। ठीक है, एकदम पूरा हम शॉर्ट में बता दिए। ठीक है, इसका लैंग्वेज वाइज नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, जाके वहां से निकाल लेना और प्रॉपर पढ़ लेना। मैं सारी बातें एकदम बहुत बढ़िया से बता दी, कैलकुलेशन भी बहुत आसान था, प्रूफ भी कर दिए बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो आपको समझ में कैसा आया कमेंट करके जरूर बताना है, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इससे जितना फायदा उठा सकते हो इस वीडियो से आप उठा सकते हो। ठीक है, इसको कहीं पे जब भी खाना वाना बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो, सामने फोन रख दो और रिवाइज करो। बात समझ में आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।